गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 12 के लिए फिजिक्स में मैग्नेटिज्म एंड मैटर को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए आज मैग्नेटिज्म एंड मैटर में गॉस लॉ से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से गॉस लॉ जो है वो मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं। इसको हम मैग्नेटोस्टैटिक्स इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इसमें एनालॉगी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि चार्ज जो है वो पोल्स में कन्वर्ट हो जाता है और चार्ज को हम कूलम के थ्रू मेजर करते हैं और पोल को पोल स्ट्रेंथ की फॉर्म में हम मेजर करते हैं। तो इसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सरफेस इंटीग्रल ऑफ magnetic field is equal to mu naught times pole strength enclosed by Gaussian surface। ठीक है, पहले हम जब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसमें तो उसमें होता था चार्ज enclosed by Gaussian surface। तो यहाँ पर होगा इट इज पोल mu naught times पोल स्ट्रेंथ enclosed by Gaussian surface। तो इसको इस तरह से हम लिखते हैं B डॉट डी एस होता था वहां होता था चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह आ गया म्यू नॉट और ये आ गया एम एनक्लोज्ड ENCL, मतलब पोल स्ट्रेंथ एनक्लोज कर रहे हैं। ठीक है, नाउ हियर वी आर रेफरिंग फॉर अ मैग्नेट। एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों होते हैं। फॉर अ मैग्नेट एम नेट इज 0, मतलब जो एनक्लोज्ड होगा M enclosed will be 0. Therefore, B dot ds is equal to 0, and hence we say isolated poles do not exist. Isolated या monopoles, we always say they do not exist. जैसे इसके लिए हम ये लिख लेते हैं find magnetic flux। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। लिख लेते हैं दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर फॉलोइंग। जो हमें यहाँ गिवन फिगर दूंगी उनके हिसाब से हमें मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है। जैसे साउथ एंड नॉर्थ, ठीक है। तो इसमें हमें तो पता ही है कि इसके थ्रू बी डॉट डी एस की वैल्यू क्या होगी, बिकॉज नेट आप देख सकते हैं क्लोज्ड इज 0, एक प्लस है और एक माइनस है। एक साउथ है और एक नॉर्थ। तो इसमें एक होगा माइनस एम और एक होगा प्लस एम।
net m will be 0. Therefore net flux will be 0. प्लस m और माइनस m और 2m, ठीक है। अगेन हमें नेट मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए B डॉट ds चेक करना है कि कितना हमारे पास नेट m आ रहा है। तो this is mu naught into net enclosed. This is 2m plus m minus m. B dot ds is equal to mu naught into 2m. This is net magnetic flux. जो राइट साइड में है, this is known as net magnetic flux. ठीक है। सर ये इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल टू 0 वाले एक्सप्रेशन से हमने ये कैसे इन्फ्रेंस लिया कि आइसोलेटेड पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट? एक्चुअली मैग्नेट हमेशा दो पोल्स पे आती है ना, प्लस नॉर्थ और साउथ आते हैं, तो वो कह रहा है खाली नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं करता, खाली साउथ पोल एग्जिस्ट, ये मतलब। नहीं तो सर आपने जैसे लिखा ना एंड हेंस वी से, तो मतलब ऊपर वाले एक्सप्रेशन से इसका क्या? ये सिर्फ मैग्नेट के लिए है ना। अगर मैग्नेट की बात करेंगे तो एम एन क्लोज हमेशा ही 0 आएगा, तो हमें हमेशा मैग्नेट ही लेनी है। दिस इज ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसके अंदर हम अलग अलग पोल्स दे रहे हैं, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है ना। ओके सर। तो जो प्रैक्टिकल सिचुएशन आएगी इट इज ऑलवेज 0। ओके सर। नेक्स्ट आगे इसमें हम बढ़ते हैं। तो इधर करंट कैरिंग लूप को देखते हैं कैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है। Current carrying loop placed in external magnetic field. इसमें हम एक लूप ले रहे हैं पहले। इस लूप को क्लॉकवाइज, जैसे ये करंट इसमें चल रहा है, ठीक है, और क्लॉकवाइज करंट चल रहा है और इसमें हम फील्ड ऐसे ले रहे हैं, इट इज इनवर्ट्स। इसके अंदर m की वैल्यू कितनी है? m is I into a, current into area enclosed. Now in this case, जब भी हम किसी करंट कैरिंग लूप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं which is perpendicular, F net is always 0. Magnetic dipole is under tension. It is in stable equilibrium and U potential energy is minimum. U minimum is equal to minus mb, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स ले लेते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक है, और फील्ड अब इसमें हमें मालूम है अगेन एफ नेट इज 0, सेम है, magnetic dipole is under compression. This is unstable equilibrium. U is maximum and U max is प्लस कैपिटल एम बी. एम तो पता ही है हमें, आई इंटू ए होता है, और बी जो है दैट इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास आ जाता है. अब अगर आप इसको आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं इसमें इस तरीके से कहाँ पे कैसे फोर्स एक्ट करेगी. जैसे ये है अगर हमारे पास, तो इतना सा पोर्शन अगर हम लेते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि फोर्स की टेंडेंसी ऐसे आती है रेडियली आउटवर्ड्स. तो क्योंकि पूरे सिस्टम पे इस तरह से लग रही है रेडियली आउटवर्ड, तो नेट तो जीरो हो जाती है, बट सिस्टम में एक टेंशन डेवलप हो जाती है. इसमें इट विल बी इनवर्ट्स. इस तरह से डेवलप होगा. ठीक है, तो ये है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की. नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. सर वो किसकी डायरेक्शन बनाई है आपने? फोर्स की, रेडियली इनवर्ड्स एंड रेडियली आउटवर्ड्स. टेंशन है ये? फोर्स लग रही है हर एलिमेंट पे. स्मॉल एलिमेंट लेते जाओ थोड़ा थोड़ा सा, तो उसमें पता चलेगा ना फोर्स अंदर की तरफ लग रही है. टेंशन वैसी कर्व की तरह होगी जैसे वो एक छोटा सा पार्ट लेके ऊपर. हाँ हाँ, टेंशन तो इसके अंदर होगी, इसके अंदर. हाँ ठीक है. तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम. अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें वो है अर्थ मैग्नेटिज्म. अर्थ जो है दैट आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट. अर्थ जो है वो भी एक मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है. तो उसका कॉज क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म? तो इसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, सर्कुलर मोशन में है, और जो अर्थ है उसके कोर में बहुत सारा मोल्टन लिक्विड मेटल है. और जब भी कभी, और वो जो भी मोल्टन मेटल है इट हैज चार्जेस आल्सो. तो जब भी कभी कोई चार्ज सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है it produces current, and due to those currents magnetic field is produced. So in the same way, because earth is rotating and it contains liquid metal having ions in it, so because of those charges which are rotating with earth, they are producing current, and hence because of those currents magnetic field of earth is produced. तो इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं. It is produced due to circular motion या रोटेशन कह सकते हैं. Rotation of earth which produces current in liquid molten metal containing ions.
which causes production of magnetic field. Now this effect जो produce हो रहा है, it is same as if there is a magnetic field placed inside earth. हालांकि ऐसा है नहीं, but ये effect वैसा ही है. Effect of magnetic field is same as if there is a magnet placed inside earth. ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा हम ड्रॉ कर लेते हैं. Considering this to be earth acting as earth, ठीक है ना. ठीक है, ऐसे अज्यूम करते हैं. ध्यान देते जाइए. This is written as geographic south. This is geographic north. This is magnetic north. This is magnetic south. ठीक है, तो फील्ड लाइन जो है वो मैग्नेटिक नॉर्थ से निकलेंगी एंड वो यहाँ से घूमती हुई एंटर कर देंगी इसमें. यहाँ से फील्ड लाइन निकल के इधर एंटर करेंगी. सॉरी, ये एक सेकंड. तो आइए इनको हम एरोज लगाते हैं. मैग्नेटिक नॉर्थ से निकलेंगी एंड साउथ में एंटर करेंगी. इस तरह से. ठीक है, ये तरीका है. तो अब इसमें ध्यान देते हैं. हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ यहाँ है. ज्योग्राफिक नॉर्थ के पास ही मैग्नेटिक साउथ है. ज्योग्राफिक साउथ है, ज्योग्राफिक साउथ के पास ही मैग्नेटिक नॉर्थ है. मैग्नेटिक नॉर्थ से निकलती है फील्ड लाइन और मैग्नेटिक साउथ में एंटर करती हैं. दिस इज हॉरिजॉन्टल. ये वाला जो एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिक एक्सिस. दिस इज नोन एज जियोग्राफिक एक्सिस. दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस.
दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिक इक्वेटर। और यहाँ इसको अगर हम ड्रॉ करें, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिक इक्वेटर। इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ, दिस इज मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज ज्योग्राफिक साउथ। ये मैग्नेटिक इक्वेटर है, ये ज्योग्राफिक इक्वेटर है। ये एंगल है यहाँ पे, दिस इज एंगल थीटा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इस एंगल को बोलते हैं। तो ये आप एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। अर्थ रिवॉल्व अबाउट दिस, अभी ये ऐसे समझते हैं, इसके अबाउट। ठीक है, ऐसे घूम रही है और एक्सिस जो है मैग्नेट का वो इधर रखा हुआ हल्का था। वैसे अर्थ हल्का सा टिल्टेड घूमती है, बट अभी हम ये एंगल ले रहे हैं जिस पे अर्थ घूमती है, ये एक्सिस से, ज्योग्राफिक एक्सिस के अबाउट घूमती है अर्थ हमेशा। अभी हम उसको सीधा ले रहे हैं एक्सिस को। सर थीटा क्या था? थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब तो ये पढ़े, कोई फिक्स्ड एंगल होगा ना? हाँ अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन, अगर ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या, इट इज अ प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक एक्सिस, passing through geographic axis is called geographic meridian। तो इसमें एक खास चीज है जो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बेसिकली geographic axis is a line, this is a line, so through this line large number of planes can pass। तो जो भी प्लेन यहाँ से पास करेगा इस लाइन से, उसको हम geographic meridian बोल सकते हैं। In the same way we define a magnetic meridian। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, एक प्लेन है which is passing through magnetic axis। तो क्योंकि magnetic axis is also a line, ठीक है ना, this is a line, so through this line large number of planes can pass। so a plane which is passing through magnetic axis is called as magnetic meridian। प्लेन पास करने के लिए इधर से हम एक ऐसे कह सकते हैं, पेज को यहाँ से पास कर देते हैं वर्टिकली, और एक पेज को यहाँ से पास कर देते हैं वर्टिकली, तो वो एक ज्योग्राफिक मेरिडियन बन जाएगा, एक मैग्नेटिक मेरिडियन बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट पे। Now, to study earth magnetism we have to study earth magnetism we study three important elements, which are, क्या क्या important point है। नंबर 1 is angle of declination, second is known as angle of inclination, or we also call it angle of dip। अभी ये देखेंगे क्या होता है।
third important point is called horizontal component of Earth's magnetic field. ठीक है, ये 3 एलिमेंट है जो हमें अंडरस्टैंड करने हैं. तो ये आप देख सकते हैं, ये अर्थ सी, ये इसका एक्सिस था, अर्थ का ज्योग्राफिक एक्सिस. अब जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है अर्थ के अराउंड, वो हम ऐसे भी समझ सकते हैं एज इफ देयर इज अ हाइपोथेटिकल मैग्नेट जो हमने यहाँ बनाई है, which is placed inside earth such that कि उसका मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो ज्योग्राफिक साउथ के पास है और उसका मैग्नेटिक साउथ ज्योग्राफिक नॉर्थ के पास है. इस तरह से प्लेस है, नॉर्थ से निकलेंगी फील्ड लाइंस और इधर से एंटर कर देंगी. तो ये इस तरीके से अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस चल रही हैं. तो ये हमने एक हाइपोथेटिकल मैग्नेट ऐसे प्लेस कर दिया. तो इसी को लेते हुए हम बना रहे हैं आगे चीजें की ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होगा, जो ज्योग्राफिक एक्सिस से एक प्लेन पास करेगा. मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा, जो मैग्नेटिक एक्सिस से एक प्लेन पास करेगा. तो इसको आगे फर्दर समझने के लिए हमें 3 चीजें अंडरस्टैंड करनी है, जिनको हम अब और पढ़ेंगे इनके बारे में. सो लेट अस राइट अबाउट दिस एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. यही एंगल है जो हमने ये अभी यहाँ बनाया था, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन थीटा, जो यहाँ बनाया है. बेसिकली ये ज्योग्राफिक मेरिडियन और ये मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को हम बोलते हैं. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द एंगल बिटवीन geographic meridian and magnetic meridian. And magnetic meridian. आप मेरिडियन बना लीजिए, मतलब एक प्लेन बनाइए और देखिए उनमें किस तरह से आप इसको लिख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये है सिचुएशन, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं. ठीक है, एक तो आपने ये इसको बना लिया. अब एक इसके साथ आप यहाँ से बना सकते हैं इस तरह से, ये एंगल दिखाएंगे आप थीटा, सच दैट कि जो ये है, ये इसको आप बोलेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन. इनफैक्ट इसको भी बोल सकते हैं, अंदर वाले को भी बोल सकते हैं. दोनों के बीच में एंगल हमें समझना है बस. दिस इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन. ठीक है, चाहे आप इसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोल दीजिए बेशक, या उसको ज्योग्राफिक बोल दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये थीटा जो है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. दिस थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. नेक्स्ट अब हम देखते हैं, दैट इज एंगल ऑफ डिप. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप, इसको हम थोड़ा इस तरह से लिखते हैं फाई. तो ये कौन सा एंगल है, इट इज द एंगल, इट इज द एंगल मेड बाय net magnetic field of earth with horizontal in magnetic meridian. इसको एक बार देखते हैं, इन मैग्नेटिक मेरिडियन. तो आप ये अंडरस्टैंड कीजिए, जैसे ये फील्ड है जो निकल रही है, दिस इज नेट फील्ड. जो ये तो एक तो प्लेन में जा रही है, प्लस ये इधर से भी तो जा रही होगी ना, प्लेन से बाहर से, मतलब नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ से निकलेगी बाहर से होती हुई, फिर यहाँ से एंटर कर देगी बाहर, द आउटसाइड दिस प्लेन निकल के यहाँ से है, और हर तरफ से जा रही होगी. तो 3D है ना, ये तो हर तरफ से जाएगी. तो इसमें आइए इसको जरा लिखते हैं. मैं यहाँ पर एक वो बना लेता हूँ, मैग्नेटिक मेरिडियन बनाते हैं यहाँ पर एक.
इन मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है ना। हम ये मान रहे हैं कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन में जो मैग्नेट है वो ऐसे प्लेस थी यहाँ पर, ठीक है। तो फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी अब, वो यहाँ से निकल रही हैं और ऐसे मूव करती हुई जा रही हैं यहाँ से, ठीक है ना, इस तरह से मूव करती हुई जा रही हैं। तो इधर अगर हम टेंजेंट ले लेते हैं किसी भी पॉइंट पे, किसी ये जैसे इस किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ले लेते हैं हम, तो यहाँ से ले लेते हैं ऐसे, तो ये एक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी हमें, और इसका एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ दैट विल बिकम फाई। दिस इज बी वेक्टर नेट, ठीक है। दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन। ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था मैग्नेट का, मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ, इस तरह से निकलेगा फाई। नाउ अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि एट पोल्स फाई इज इक्वल टू 90, एट इक्वेटर फाई इज इक्वल टू 0। जो पोल्स पे अगर कोई पर्सन, इफ पर्सन इज स्टैंडिंग, उसको फील्ड या तो ऐसे दिखेगी, वर्टिकली ऐसे दिखेगी, हॉरिजॉन्टल वाले को ऐसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी, या आप इस तरह से यहाँ भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इधर इसमें सर्कल में इफ ए पर्सन इज स्टैंडिंग हेयर, यहाँ पे, यहाँ इस पॉइंट पे, मतलब इसको मैं वहां भी बना के देता हूँ। इधर अगर हम देखते हैं अगर हम ऐसे देखते हैं, दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ। अगर यहाँ से निकल रही है फील्ड लाइन, अगर यहाँ से ऐसे एंट्री कर रही है इस तरह से, ठीक है। तो अगर इफ ए पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर हेयर, इधर, उसको फील्ड लाइन कैसे नजर आ रही है, देखिए उसको फील्ड लाइंस जो है उनकी टेंडेंसी कैसी है, हॉरिजॉन्टल है ना, या तो इधर, अगर इधर कोई बंदा खड़ा होगा तो उसको कैसे नजर आएगी, इस तरफ जाती हुई। इफ ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट पोल्स, यहाँ उसको कैसे नजर आ रही है फील्ड, सीधी ऐसे, या तो ऐसे या तो ऐसे, या एंटर करती हुई यहाँ से बाहर को आती हुई, है ना। इफ ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट पोल्स, उसको या तो यहाँ से एंटर करती हुई नजर आ रही है या बाहर आती हुई नजर आ रही है। पोल्स पे हमेशा phi is 90, whereas at equator phi is 0. Remember this thing. ठीक है, ये क्लियर होने के बाद आपको, जैसे पर्सन इज स्टैंडिंग, उसके पर्सन के हिसाब से हॉरिजॉन्टल जा रही है फील्ड, ऐसे यहाँ पे पर्सन के हिसाब से वर्टिकल है। तो एट पोल्स फाई ऐसे नजर आता है 90, मतलब ऐसे सीधी नजर आएगी हमारे को फील्ड, हम अगर खड़े हैं तो हमारे सामने सीधी ऐसे जाती है, ऐसे समझ लेते हैं। ये पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर हेयर, उसको ऐसे नजर आती है। इधर ए पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर हेयर, तो उसको हॉरिजॉन्टली नजर आ रही है। दोबारा यहाँ पे भी लिख सकते हैं, एट पोल्स जो पर्सन है वो अगर इफ ही स्टैंडिंग एट पोल्स, उसको फील्ड लाइन ऐसे नजर आएगी, ऐसे एंटर करती है ऐसे, फाई इज 90। एट इक्वेटर इफ ए पर्सन इज स्टैंडिंग, उसको फील्ड लाइन हॉरिजॉन्टली नजर आएंगी जाती हुई, therefore phi is 0। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट में। थर्ड पॉइंट है
horizontal component of Earth's magnetic field. ठीक है, this is horizontal component of Earth's magnetic field. It is written as H. ठीक है, कैसे हुआ ये? यहाँ से आप देखेंगे जो हमने पीछे ये है B, तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं कैपिटल B, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा? B cos phi. वर्टिकल कितना आएगा इसके अलोंग? इट इज B sin phi. So here H is B cos phi. ठीक है, also vertical component is V, where V is equal to B sin phi. So therefore you can write H and B as B cos phi, V is equal to B sin phi. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. अब इसमें डिवाइड करेंगे, ये आएगा V अपॉन में H इज tan phi. तो आपको एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सीधा मिल जाएगा इससे, अगर आपको वर्टिकल कंपोनेंट भी पता है और हॉरिजॉन्टल भी पता है. सेकंड है, स्क्वायर कीजिए और ऐड कर दीजिए. सो h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज b स्क्वायर. तो b की वैल्यू आ जाएगी अगर अंडर रूट कर देते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट. ठीक है, इसको दोबारा आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं. तो बेसिकली ऐसे आप इसको शो कर सकते हैं. यहाँ से फील्ड लाइन जैसे निकल के आ रही है, उससे दो कंपोनेंट हम कर देते हैं इधर ही. ये आ गया आपके पास phi, दिस इज B, ये आ गया H, ये आ गया V वर्टिकल. तो यहाँ पे H की वैल्यू आ गई B cos phi और V की वैल्यू आ गई B sin phi. ठीक है, ये इसी क्वेश्चन के लिए हमने किया, ये आ जाता है हमारे पास. आइए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं. In the magnetic meridian of a certain place, the horizontal component of Earth's magnetic field is 0.26 Gauss and dip angle is 60 degrees. What is magnetic field of Earth at this location? हाँ जी, सर फाई से और एच और वी से हमें बी थीटा कैसे पता लग सकता है?
ये थीटा कहाँ से पता चल रहा है? थीटा नहीं चल रहा ना, थीटा नहीं है ना, उसका कोई रिलेशन नहीं है ना। नहीं नहीं इसका कोई, उसका नहीं है कोई। तो ये इसको देखते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन जो है किसी प्लेस पे, और किस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इट इज 0.26 गॉस एंड डिप एंगल इज 60। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट दिस लोकेशन? तो पहले तो गॉस पे ही निकाल लेते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट बात है कि गॉस जो है इट इज CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और टेस्ला जो है दैट इज SI यूनिट। ठीक है, तो देयरफॉर रिलेशन है 1 गॉस इक्वल टू 10 की पावर -4 टेस्ला। दिस इज CGS, दिस इज SI। using H is equal to B cos phi। phi की वैल्यू दे रखी है 60, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसकी वैल्यू कितनी है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 0.26 cos, therefore 0.26 cos is equal to B cos 60। cos 60 है 1/2, ये 0.52 cos। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, this is net magnetic field of earth at given location। हाँ जी, तो ये हमारे पास नेट वैल्यू आती है बी की इन टर्म्स ऑफ कॉस। आप चाहें तो इसको टेस्ला में भी लिख सकते हैं, इसको इसमें कॉस की फॉर्म में लिख। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट वी राइट एज apparent angle of dip। व्हाट इज apparent angle of dip? apparent angle of dip का मतलब है कि किसी और प्लेन में हम मेजर कर रहे हैं अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जैसे ऐसे इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम। ठीक है, इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। सो नाउ हियर इट इज लाइक फील्ड तो ऐसे ही जा रही है, फिर इसको एरो दिखाते हैं इसका हम यहाँ से ऐसे। ठीक है, फिर इसको हम कवर करते हैं इधर एक तो V में, और इधर भी दिखाते हैं ऐसे इसमें। सो नो दिस इज लाइक ये था ट्रू एंगल, दिस वाज फॉर फाई, ये B है, सो हम कट करते हैं। ये आया H और ये आया V। ठीक है, और दिस इज एनी अदर प्लेन, जो ये है हमारे पास, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में ही हम B पता करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। दिस इज एनी अदर प्लेन, कोई भी प्लेन हो सकता है, कि कोई प्लेन ले रहे हैं हम इसके साथ, एनी अदर प्लेन जो ऑब्वियसली इसके साथ किसी एंगल पे होगा, वो एंगल यहाँ पे ले लेते हैं हम अल्फा, अल्फा में। ठीक है, अब ये जो H है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? दिस H इज इक्वल टू B cos phi।
है ना, और ये v जो है दिस इज b sin फाई। तो अब हम दूसरा प्लेन हम ड्रॉ करेंगे। नाउ ड्राइंग अदर प्लेन, ये वाला जो है एनी अदर प्लेन जो है इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इस प्लेन में मुझे इस एच का कंपोनेंट लेना है। इट इज लाइक दिस। ठीक है, तो इस प्लेन में हमारे पास एक तो ये आ रहा है कंपोनेंट, इस एच का कंपोनेंट लिया तो ये कितना आ गया, एच कॉस अल्फा। दिस इज एच कॉस अल्फा। और नीचे जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है वो तो सेम ही है, दैट इज v, उसकी वैल्यू तो सेम है, दैट इज b sin फाई, है ना। जब मैं यहाँ पर इसका एक कंपोनेंट लूंगा h का, h cos अल्फा, तो h sin अल्फा यहाँ से बाहर आ जाएगा इस प्लेन से, उसको तो मुझे लेना नहीं है, तो ये आ गया मेरे पास। अब इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से यहाँ पर जो नेट फील्ड आ रही है, जो नेट फील्ड जनरेट हो रही है वो कुछ ये है, इन दोनों की वजह से। दिस इज एपरेंट फील्ड, ये मतलब एरो में दिखा रहा हूँ। ये एंगल जो बन रहा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एपरेंट एंगल ऑफ ए, दिस इज कॉल्ड BAPP, एपरेंट मैग्नेटिक फील्ड। एपरेंट मैग्नेटिक फील्ड मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड है बट एपरेंट है, दूसरे प्लेन के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा अजीब टाइप की चीज है बट थोड़ा अंडरस्टैंड करना कि हमें मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा, जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसके अलावा अगर मुझे किसी और प्लेन के अंदर पता करना है, जैसे ये कोई और प्लेन था, ये मैग्नेटिक मेरिडियन था, कोई और प्लेन अगर इस मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ किसी एंगल पे आ रहा है, अल्फा एंगल पे, तो मुझे उस प्लेन में अगर पता करना है क्या एपरेंट एंगल ऑफ डिप होगा, तो मुझे ऑफ कोर्स ये फील्ड सारी उस प्लेन में लेके जानी पड़ेंगी। तो जैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, इसका मैंने कंपोनेंट ले लिया वहां पे, और वर्टिकल कंपोनेंट तो कॉमन इंटरसेक्शन पे ही है, वो एज इट इज रहा। तो मैंने पिछला प्लेन जो उसको ड्रॉ किया है, उसमें एक हॉरिजॉन्टल आ रहा है एच कॉस अल्फा, और ये वर्टिकल तो है ही। तो अब इन दोनों की वजह से जो नेट आ रहा है वो ये है, देयरफॉर ये इस टाइप से हो गया कुछ, बी एपरेंट इज अंडर रूट एच कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा बी एपरेंट इज, एच की वैल्यू हमें पता है बी कॉस फाई, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। बी एपरेंट, बी बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर अल्फा। जैसे भी आप चाहें इसको बेटा याद कर सकते हो, आप इसमें भी याद कर सकते हो, एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर। ऑल्सो tan फाई डैश इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट मतलब v, horizontal component h cos alpha, tan phi dash is v, which is b sin phi upon h cos alpha, तो h की वैल्यू थी b cos phi cos alpha, tan phi dash is b cancel, it is tan phi by cos alpha, या फिर tan phi dash tan phi secant alpha. Now do remember, phi dash is the apparent angle of tip, phi is true angle of tip, phi dash apparent angle of tip. ठीक है, और अल्फा तो पता ही है कि दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ये आ गया हमारे पास। ठीक है,
ये हमारे पास था एपरेंट एंगल ऑफ टिप के लिए। आगे बढ़ते हैं अब हम। लेट्स फाइंड आउट न्यूट्रल पॉइंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है ये। न्यूट्रल पॉइंट्स कौन से हैं? अगर हम मैग्नेट्स को, एक सिंपल बार मैग्नेट को रखें और उस सिंपल बार मैग्नेट्स की वजह से फील्ड लाइंस ट्रेस करें, तो कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जहां पर फील्ड लाइन जो होती है वो, मतलब वहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 शो करता है। वो ऐसे इसलिए होता है बिकॉज अगर हम बार मैग्नेट को किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखते हैं तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो ये देखते हैं, दीज आर द पॉइंट्स at which magnetic fields due to bar magnet, these are the points at which magnetic field due to bar magnet is equal to horizontal component of Earth's magnetic field. मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, वो बैलेंस कर रहा है मैग्नेट की वजह से फील्ड जो आ रही है उसको, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड वहां पे 0 हो जाती है। तो आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं एक बार, ठीक है। केस 1 हम देखते हैं। केस 1 में अभी हम जो मैग्नेट है उसको रखने का एक हम पैटर्न, एक तरीका है, वो इस तरह से हमने रखा हुआ है। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ठीक है। और जो ये यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं, दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड दिस इज ज्योग्राफिक साउथ। तो इसमें क्या होता है, जो फील्ड हमारी चल रही है वो ज्योग्राफिक साउथ से चलती है ना, ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ, ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ, ये ऐसे फील्ड लाइन चल रही हैं इस तरह से, है ना, ऐसे हम शो करके देखते हैं। अब जो फील्ड जो है, जो ये इनसे जो चलेगी वो इस टाइप से चलेगी। बेसिकली आप देख सकते हो कि ये जो ये वाली साइड है, इस साइड पे दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ऐड हो जाएगी। तो ये एक पॉइंट है जहां पर ये बैलेंस कर सकती है। तो ये एक पॉइंट है जहां ये बाहर की तरफ आ रही है ना, और ये फील्ड यहाँ से ऐसे आने की कोशिश कर रही है, यहाँ पर भी ऐसी है, ये ऐसे आ रही है बाहर की तरफ, और ये फील्ड यहाँ से अंदर आने की कोशिश कर रही है, ये ऑपोजिट है। तो हर न्यूट्रल पॉइंट इस एक्सियल पोजीशन पे आ जाते हैं। ये पॉइंट के हम नेमिंग भी कर देते हैं, दिस इज पॉइंट P एंड Q। P and Q are neutral points on axial position। axial position होती है जो बार मैग्नेट के एक्सेस पे होती है, that is called as axial position। सर ये एक बार एरोज वाली चीज दोबारा से बता दो। इसमें एक देखो बेटा, थोड़ा सा ब्रॉड व्यू में अंडरस्टैंड करना है इसको। ऊपर ज्योग्राफिक नॉर्थ है, नीचे ज्योग्राफिक साउथ है। ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है। यस सर। आप देख ही सकते हो इस तरह से जा रही है। अब जो मैग्नेट रखी हुई है वो इस तरह से रखी है कि मैग्नेट का साउथ पोल जो है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ है और मैग्नेट का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक साउथ की तरफ है। तो वैसे मैग्नेट के नॉर्थ पोल से फील्ड निकल के साउथ में एंटर करेगी। अब ये फील्ड जो ग्रीन वाली है जो मैग्नेट की है, और जो ये बाहर जो फील्ड जा रही है ब्राउन वाली,
ये अर्थ की है, तो ये दोनों राइट साइड में और लेफ्ट में तो बैलेंस कर ही नहीं सकती क्योंकि एक ही डायरेक्शन है। बैलेंस क्या करेंगे, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो। जैसे इस पॉइंट पे ये फील्ड यहाँ से टर्न होगी अंदर की तरफ और यहाँ से ये टर्न होगी फिर बाहर ऐसे, यही एक पॉइंट है जहां पर ये बैलेंस कर सकती है। तो क्यू पॉइंट है जहां से ये फील्ड, अगर मैं इस एक्सिस पे लूंगा, ये एक्सिस है ना इसका, ये इस मैग्नेट का एक्सिस है, इस मैग्नेट के एक्सिस के ऊपर क्यू पॉइंट पे इस मैग्नेट की वजह से फील्ड नीचे की तरफ होगी और अर्थ की फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ आ गया। ये वैसे हमने हॉरिजॉन्टल व्यू लिया हुआ, मतलब टॉप व्यू देख रहे हैं हम। ओके सर। ये दो पॉइंट नजर आते हैं पी एंड क्यू, जहां पर ये दो पॉइंट हैं पी एंड क्यू, जहां पर न्यूट्रल पॉइंट्स को हम बोलते हैं जब फील्ड जीरो हो जाएगी। देयरफॉर इसको कैसे हम लिख सकते हैं, बी एक्सियल। एक्सियल के लिए बी आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, इट इज 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई m डिवाइडेड बाय x क्यूब, वेयर x इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P और Q from midpoint of magnet। ठीक है, तो अभी बी एक्सियल जो है वो उसके साथ बैलेंस हो जाएगा। Therefore B axial is equal to H for neutral points। Therefore हमारे को ये वैल्यू आ जाती है म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय x क्यूब इज इक्वल टू h। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 म्यू नॉट m बाय 4 पाई h, पावर आ जाएगा 1 बाय 3। ठीक है, ये हमारे पास एक केस के लिए आ गया आंसर, इट इज 1 बाय 3। अच्छा, कुछ बच्चों को ना एक प्रॉब्लम हो रही है, वो कह रहे हैं कि इन दोनों का एक्सिस तो सेम नहीं होता तो ये कैसे होगा। तो इम्पोर्टेंट बात है, एक्सिस जो था ना वो अर्थ के केस के लिए था, ये हाइपोथेटिकल मैग्नेट है। ये वाली जो मैग्नेट हम बात कर रहे हैं वो ये थोड़ी ना है। यहाँ पर जो मैग्नेट की बात कर रहे हैं दिस इज बार मैग्नेट, जो आप अपने प्रैक्टिकल लैब में यूज करोगे और एक पेपर के ऊपर ट्रेस करोगे उसकी वजह से। तो ये मैग्नेट और ये मैग्नेट सेम नहीं है, ये तो अर्थ के अंदर की मैग्नेट है बेटा, ये अर्थ के अंदर की मैग्नेट नहीं है, ये अर्थ से बाहर है, आपकी लैब में मैग्नेट है। ठीक है, तो अब केस 2 पे आते हैं हम यहाँ से। केस 2 देख लेते हैं इसका। तरीका तो सेम ही है केस 2 का भी, बस अब थोड़ा सा इसको और डिफरेंट वे में रखते हैं। जैसे ये था हमारे पास मैग्नेट, ठीक है, तो इसके अंदर हम फील्ड लाइंस जो बनाएंगे वो यहाँ से बनाएंगे, ऐसे होगा, यहाँ से ऐसे एंटर करेगा। ये अब नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल इधर है। ठीक है, और हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ एज जैसे पहले लिया था हमने वैसे ही ले रहे हैं, ज्योग्राफिक नॉर्थ इधर, ज्योग्राफिक साउथ इधर। तो ये फील्ड लाइन हम ऐसे शो करके दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में हम देख सकते हैं हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं जहां पर ये बैलेंस हो रहा है, वो पॉइंट जो है वो इधर है। आप देख सकते हैं इसकी वजह से फील्ड लाइन उधर है, इसकी वजह से फील्ड लाइन इधर है। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास, कॉल इट R एंड S। ठीक है ना, तो R एंड S आर न्यूट्रल पॉइंट्स ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, यहाँ इक्वेटोरियल पोजीशन में।
तो अभी मुझे पता ही है इसमें कि बी इक्वेटोरियल क्या होता है। अब ये जो यहाँ पे हमने जो एक्स लिया था वो डिस्टेंस था पॉइंट पी और क्यू का सेंटर से, इधर भी वही है, ये जो डिस्टेंस है वो ये है, इसको वाई ले लेते हैं। दिस इज म्यू नॉट एम बाय 4 पाई वाई क्यू, ठीक है। इधर y इज डिस्टेंस ऑफ r और s फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ मैग्नेट। ठीक है, अभी इक्वेट करते हैं इसको, बी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू एच फॉर न्यूट्रल पॉइंट्स, therefore mu naught m by 4 pi y cube equal to h। y की वैल्यू आ गई mu naught m by 4 pi h, पावर में आ गया 1 by 3। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना है इसमें बस कि x अपॉन में y अगर हम करते हैं तो ये आंसर है भाई, 2 की पावर 1 by। ठीक है, चेक कर लीजिए बेटा इसको। ये हमने दो पॉइंट्स जैसे पता किए हैं जहां पर जो न्यूट्रल पॉइंट्स हैं और नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड वहां पे 0 होती है। तो ऐसे ये जो है ये कोर्स में नहीं है आपके, सीबीएसई है, ठीक है ना, फिर भी कवर कर दिया मैंने इसको। हाँ जी सर यहाँ पे एच क्या डिनोट कर रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये अच्छा, वो हाँ, ये आप लैब में परफॉर्म करोगे ना तो वहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही यूज होता है। ओके सर, ओके सर। ठीक है, क्लियर है आपको सबको ये? तो बस आज के लिए बेटा इतना ही कर रहे हैं हम, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।